नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बयानों से तहलका मचा दिया है और एक बार फिर राहुल की बातों से बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी इस वक्त 6 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल के पिछले विदेश दौरे से बीजेपी को जो परेशानियां हुई थी उनसे आज तक बीजेपी पार नहीं पा सकी है। याद कीजिए कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दों पर बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पाई। इसीलिए इस बार भी बीजेपी को पहले से ही डर लग रहा था कि अब राहुल उसे किस तरह से घेरेंगे। और बीजेपी के अनुमानों को सही साबित करते हुए आज सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया। अपने भाषण में उन्होंने तंज कसा कि कुछ लोगों को यह गुमान होता है कि वो सब जानते हैं, मोदी जी भी उनमें से एक हैं। अगर वे भगवान के साथ बैठ जाएं तो भगवान को ब्रह्मांड के बारे में समझा देंगे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी। बहुत कुछ है इस पिटारे में और बिल्कुल दिल थाम के बैठिए क्योंकि चर्चा में एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, सुनिए जरा। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Jodo Yatra, that there is something to learn from everybody. We are much older than those children. तो सुन लिया आपने, बहुत गंभीर बातें यहां कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन तंज उन्होंने कसा बीजेपी पे और इस तंज से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला था यहां राहुल गांधी का और कह रहे थे, जो कुछ कहा राहुल गांधी ने उसमें यही कि अगर भगवान के साथ भी बैठा दीजिए तो वो बता देंगे, भगवान को ही समझा देंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। ऐसे ही साइंटिस्ट की बात, ऐसे ही आर्मी मैन या हमारे देश के जो रक्षा के जो लोग हैं उनकी बात, तमाम बातें यहाँ राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि छोटे से छोटे लोगों के साथ भी आप सीख सकते हैं, बच्चों से भी सीख सकते हैं। और ये बात मैंने सीखी, हम सब ने सीखी है जब भारत जोड़ो यात्रा में हम थे। तो यहाँ राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए, लेकिन राहुल एक तंज कसते हुए और उनके तंज पर बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और भारत में बीजेपी के बड़े छोटे तमाम नेता राहुल को ट्रोल करने लग गए। राहुल गांधी को अब इस ट्रोलिंग की आदत भी हो गई है, आप सब जानते हैं। राहुल अपनी चाल चलते रहते हैं, भले ही बीजेपी उनके बारे में कुछ भी क्यों न कहे। राहुल मन की बात करें और जन की बात, राहुल मन की बात और जन की बात के बीच का फर्क जनता के बीच रख रहे हैं और जनता के लिए मुद्दों को उठाते हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी ने आबादी के मुताबिक हक की बात की थी, आपको याद होगा, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक।
ये नारा उन्होंने दिया था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। अब अमेरिका में भी राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। दरअसल इसी कार्यक्रम में सैन फ्रांसिस्को के इसी कार्यक्रम में जिसमें राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, वहां मौजूद लोगों ने सवाल किए राहुल गांधी से। अपने भाषण के बाद राहुल गांधी ने कुछ सवालों का जवाब दिया और एक सवाल उसमें आर्थिक सामाजिक बराबरी पर भी किया गया कि कांग्रेस इस बारे में क्या करेगी अगर उसकी सरकार आ गई तो। इस पर राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने लाएगी ताकि हर किसी को आबादी के अनुपात से उसको उसका हक मिल सके। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अभी बीजेपी से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे नहीं मान रही है। आइए जरा सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको राहुल गांधी देश में ही नहीं बल्कि अब विदेश में भी उठा रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक की बात क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए जरा। We are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. And the idea behind the caste census was to take an X-ray of Indian society, right? To find out what are the exact demographics of our country, right? What are the different communities? What are the different castes? How many people in each community? How many people in each caste? Because without understanding our demographics and without understanding who is who, it is very difficult to distribute wealth, distribute power effectively. So that was one idea that we had. And we've been putting pressure on the BJP to release the caste census, the numbers in the caste census. They are, of course, not doing it. And we'll continue to apply pressure. And if we come to power, we will do that. But we are committed, as the Congress party, to make India a fair place. And we understand deeply that India today, in terms of its treatment of Dalits, tribals, poor people, minorities, is not a fair place, right? And there's many things that can be done. There is the Nyay scheme that we had, which is aimed at providing a minimum income to all Indians. There are ideas like Manrega. I think an increase in public education, increase in public health care. I think these are all things that can be done to make India a much more equal and fair place. Thank you. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी एक सवाल का जवाब देते हुए और उसमें कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, भारत में क्या कुछ चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने इसके अलावा भारत की विविधता, भारत के विचार, भारत जोड़ो आंदोलन के अपने अनुभव ये सब लोगों से साझा किए। और आने वाले 5 दिनों में, आज एक दिन तो निकल गया, 5 दिनों में राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी से लेकर के न्यूयॉर्क तक राहुल के कई कार्यक्रम होने वाले हैं और हर दिन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से राहुल, विशेषज्ञों से राहुल गांधी मिलेंगे, उनसे चर्चाएं होंगी। वाशिंगटन डीसी में राहुल ग्लोबल मीडिया को भी संबोधित करेंगे प्रेस क्लब में। और आपको बता दूं कि उस प्रेस क्लब में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और अब राहुल गांधी प्रेस को संबोधित करेंगे। खैर, राहुल गांधी देश में भी प्रेस को संबोधित करते हैं, विदेश जा करके भी प्रेस को संबोधित करते हैं और एक ऐतिहासिक पल होगा जब वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी प्रेस को संबोधित करेंगे। और उस दिन क्या कुछ होगा, उनकी खबरें कहां कहां छपेंगी, क्या होंगी, आज भी जितनी चीजें हुई हैं शायद अमेरिका के अखबारों में खबरें जरूर छपें, हिंदुस्तान में छपें या ना छपें, लेकिन यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें, इसी कार्यक्रम में एक सवाल और पूछा गया था। उस सवाल का जवाब भी राहुल गांधी ने, सवाल भी सुनते हैं और जवाब भी सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ पहलू, कुछ बातें जो यहाँ रखते हुए राहुल गांधी, क्योंकि देश किस दिशा में जा रहा है। एक तो सत्ता पक्ष होता है दोस्तों, सत्ता पक्ष का काम सत्ता चलाना, देश चलाना, योजनाएं बनाना और सही दिशा में देश को लेके जाना। दूसरा पक्ष विपक्ष होता है जो नजरें टिकाए रखता है कि सत्ता पक्ष सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो बातें अभी, 2 बातें अभी हमने सुनाई, ये नजरें गड़ा करके
और ये देखना दिखाना कि देखिए सत्ता पक्ष ये सही नहीं कर रहा है। जैसे पहली बाइट आपने सुनी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी सीधा उनके ऊपर आरोप लगाते हुए, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, अभी सोशल मीडिया पे जाइए, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बातें अतीत में कही हैं, पीछे कही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कास्ट सेंसस 2011 2021 चला गया। आपको पता है कि 10 साल बाद हमारे यहाँ, हम अपने देश में हर 10 साल पे जनगणना होती है। अभी कहाँ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए जाति आधारित जनगणना की बात। लेकिन ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जा रहा है, पहले आप सवाल सुनिए, फिर उसका जवाब सुनिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। Thank you so much for your win in Karnataka. You've made a lot of people very, very happy. We've literally cried tears of joy. So thank you. So my question for you would be: we have a lot of students who helped out here today. We really feel passionately for your cause, and which is our cause now. But what would you say to us? We want to go back to India. We want to represent our country, but we see how the athletes, the youth, the wrestlers, very in recent times are being treated. It's very undignified. We feel very discouraged. So what would you say to us to kind of bring the sense of wanting to go back out there for our country? Yeah, please realize that there's a huge distortion. India is not what the media shows. The media likes to show, a particular narrative. It likes to promote a particular narrative. That is actually not what is going on in India, right? It was very clear to me in the Yatra. It's in the media's interest to project these things. It helps the BJP, right? So don't think that everything you see in the media is the truth. And as a young person, your country needs you, right? And your skills and your energy will be very useful to your country. So if you feel like going back, do go back and help out. तो ये एक स्टूडेंट, एक छात्रा के सवाल का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी और रेसलर्स के साथ, यानी कि अपने देश में, यहाँ भारत में पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र, उसका सवाल और उसके सवाल के जवाब में। और मैं जब जाऊंगी, अगर इंडिया जाती हूँ तो क्या, ये सब आपने सुन लिया। तो उसके जवाब में राहुल गांधी यहाँ अपनी बात रख रहे थे और वहाँ मीडिया को घेरते हुए राहुल गांधी नजर आए कि क्या कुछ चल रहा है, ये आपने सुन लिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी अभी से इसे देश विरोध का मुद्दा उठा करके सियासत शुरू कर सकती है, इस हिसाब से कि प्रधानमंत्री के ऊपर आप हमला करते हैं, आप विदेश जा करके भारत के बारे में, भारत के मीडिया के बारे में, भारत में बीजेपी के बारे में आप तमाम बातें कर रहे हैं और ये हो भी रहा है, सुबह से हो रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी के आगे बीजेपी के बनाए हुए मुद्दे जो हैं वो टिक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जो सवाल यहाँ लेकर आ रहे हैं, जो बातें यहाँ रख रहे हैं, आने वाले 5 दिनों में, 6 दिन की उनकी यात्रा है, 5 दिनों में अभी और भी कई सारे सवाल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी और उन बातों सवालों के बीच, क्योंकि बैक टू बैक राहुल गांधी के प्रोग्राम्स हैं और लोग सवाल पूछेंगे, उनका जवाब राहुल देंगे और जब राहुल जवाब देंगे तो यहाँ बीजेपी को नागवार गुजरेगा और हमलावर होगी। इसलिए आज दिन भर यही चल रहा है कि राहुल गांधी ने कैसे देश का अपमान किया। क्या ये मुद्दे जो बीजेपी बना रही है, ये मुद्दे अब आने वाले समय में टिक पाएंगे? क्या देश की जनता हकीकत से दूर रहेगी या हकीकत को समझेगी, अनजान रहेगी? समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, सबसे आपका परिचय करवाता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 8 वरिष्ठ जनों का पैनल मौजूद है और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी साहब मौजूद हैं। सलीम भाई, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मीनू जैन जी हमारे साथ हैं, यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और यहाँ स्टूडियो में हमारे खास वरिष्ठ साथी
शकील अख्तर जी मौजूद हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। खास दिन, खास कार्यक्रम और न्यूज़ पॉइंट में चर्चा ये करने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा करके अमेरिका में रख रहे हैं, भारत के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, क्या वो मुद्दे यहाँ बीजेपी उन मुद्दों को आगे अपने विरोध में लेके जा पाएगी? जिस मीडिया पर भी हमला करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उस मीडिया में आगे कुछ परिवर्तन हम देखेंगे, बहुत कुछ। लेकिन हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान से हमारे साथ साथी तो मौजूद हैं, लेकिन उधर यूएस में जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले सलीम भाई आपके पास ही आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा आज से शुरू हो गई है। मतलब वो पहुंचे और अब उन्होंने अपने कार्यक्रम में और जोरदार शानदार भाषण दिया है और सीधा घेरा है, सीधा हमला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। किस रूप में अमेरिका में बसे जो एनआरआईज हैं वो इसको ले रहे हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के अमेरिका में क्या हलचलें हैं वो भी ज़रा आप बताइए। और अब तो राहुल गांधी यहाँ से वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क भी आने वाले हैं। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, ज़रा ये सब बताइए। जी शुक्रिया राजीव जी। ये लगता है जहां पे कैम्ब्रिज में छोड़ा था राहुल जी ने, राहुल गांधी साहब ने, तो वहीं से ये शुरुआत करी है यहाँ पे। और यहाँ खासा जोश है, जैसा आपने देखा वहां पे जो सभा चल रही थी, और न्यूयॉर्क में भी जगह जगह पे जो है वो इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ के जो अखबार हैं वहां पे विज्ञापन बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से लगाए गए हैं और सॉरी खासा जोश है। ये कहा जाए कि भाई भारत जोड़ो यात्रा के बाद से यहाँ जो इमेज है राहुल साहब की, तो वो काफी बेहतर हुई है। और इंटरेक्शन में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग इंटरेस्ट लेके और घंटों से पहले इवेंट से जो है लाइन लगाए हुए थे और बड़ा उत्साह है, मैं कहूंगा। कुछ चल रहा है, जरा ये भी बताइए, क्या 4 तारीख को न्यूयॉर्क में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? देखिए यहाँ एक बड़ा सा हॉल है, जेकब जावेद सेंटर, तो उसमें ये कार्यक्रम है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन की बात चल रही थी लेकिन वो नहीं है, और ये खासा बड़ा हॉल है ये भी, और इसमें काफी इवेंट्स होते रहे हैं। और इसमें एक ये कहा जा रहा है कि 5000 तक की जो लिमिट है, खासकर ये जगह बढ़ चुकी, करीब 10 दिन पहले ही से पूरा ये जिसे कहते हैं कैपेसिटी फुल हो गई। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो आएंगे तो उनको शायद इंतजार करना पड़े, और कुछ स्क्रीन का शायद कोई इंतजाम हो बाहर कि वो स्क्रीन लगाएं और जिसमें लोग बाहर देख सके। तो ये खासा दिखाई दे रहा है कि भाई बड़ा अच्छा एक बड़ा इवेंट होगा और जोश भी है लोगों में यहाँ। सलीम भाई बने रहिए आप, हम जरा अपने और भी साथियों के बीच आते हैं और उनके जरिए भी जरा सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे समझना चाहूँगा। आप भी सुबह से देख रहे हैं जो कार्यक्रम, और यहाँ हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, सीधा हमला हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी, और उसके बाद से बीजेपी हमलावर हो गई और तमाम बीजेपी के बड़े छोटे नेता जो हैं वो बाहर निकल आए और इस पर राहुल गांधी पर जो भी है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किस रूप में इसको देखा जाए? यहाँ हिंदुस्तान में कहा यही जाता है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं देश का अपमान करते हैं, और ये नैरेटिव लग रहा है कि सेट करने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान में। इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए राजीव जी, मैं जो राहुल जी की सबसे अच्छी बात मुझे लगी, पूरा भाषण मैंने सुना, उसमें जब उन्होंने कहा कि भगवान के सामने अगर मोदी जी जाएंगे तो उनको समझाने लगेंगे, तो मैं कल्पना कर रहा था राजीव जी, हमारे हिंदू धर्म में 3 भगवान माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर मैं कल्पना कर रहा था कि अगर मोदी जी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने बैठ जाएं तो पहले तो कहेंगे कि तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा, मन की बात सुनो। और उसके बाद ब्रह्मा जी से कहेंगे, ये ब्रह्मा जी तुमने ये सृष्टि ठीक नहीं बनाई, अगर तुमने सृष्टि ठीक बनाई होती तो इसमें हरे रंग के पत्ते क्यों रखे? सारे पत्ते जो हैं वो भगवा होने चाहिए थे, पूरा विश्व जो है वो भगवा होना चाहिए था, ये हरे का स्थान तुमने क्यों रखा? और ये पत्तियां तुमने हरी कर दी, तो इसका माने तुमने हिंदू धर्म के साथ अन्याय किया और हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। फिर वो भगवान विष्णु से कहते, अच्छा प्रश्न तो पूछने नहीं देते, बोलने तो देते नहीं,
वो भगवान विष्णु से कहते, अरे तुम कैसे पालनहार हो, मुगलों ने शासन किया, इतना अत्याचार किया, वो अंग्रेजों की बात ना करते, वो अंग्रेजों के समय को भूल जाते, वो मुगलों की बात करते और उसके बाद तुरंत आ जाते पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पर कि ऐसे लोगों को भगवान विष्णु तुमने सत्ता कैसे सौंप दी। फिर वो महादेव से कहते कि महादेव, आपको माना जाता है कि आप जो है सृष्टि का अंत करते हो और आप संहार करते हो। अरे तुम क्या संहार करते हो महादेव? संहार तो मैं करता हूं। मैंने देखो बेटियों को जंतर मंतर पे कैसे घसीट के मारा, मैंने किसानों को 13 महीने कैसे दिल्ली के चारों तरफ घेर के रखा। महादेव, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। और मैं ये कल्पना कर रहा था, जो राहुल गांधी ने ये आज बात सुनी, देखिए हम लोग जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम ये मानते हैं कि हम सृष्टि के सामने और भगवान के सामने मिट्टी समान है, धूल समान है। और ये वो व्यक्ति है जो कहते हैं और इनके भक्त ये कहते हैं कि ये श्री राम को लेके आए हैं, ये श्री राम को इन्होंने घर दिलाया है। ये वो लोग हैं जिनमें अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और कहते हैं ये हिंदू धर्म वाले हैं। वास्तविकता में जो राहुल गांधी ने ये जो आज एक प्रकार का एक मर्म छुआ है, अरे आप जो हैं अपने को समझते क्या हैं? आप अपने को ज्ञानी समझते हैं। देखिए मैं प्रोफेसर हूं, रविकांत जी प्रोफेसर हैं, फाइनेंस इकोनॉमिक्स के बारे में मेरे को बहुत कम ज्ञान है। जब मैं गुणी लोगों को सुनता हूं, बुद्धिमान लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को सुनता हूं, मुझे लगता है मेरे पास एक लोटा पानी है और ये जो ज्ञान है ये अथाह समुद्र है और मेरे पास एक लोटा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इतना अहंकार में डूबा हुआ है, जिसको हर चीज का पता है, उसको साइंस का पता है, उसको एरो साइंस का पता है, उसे इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता है। तो ऐसा व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो वास्तविकता में ये जो मानव धर्म है और ये जो असली चीज है, ये उसका एक प्रकार का उल्लंघन है। और मुझे ऐसा लगता है जो नरेश टिकैत जी ने 5 दिन का एक चुनौती दी है और जिस प्रकार से जो ये जो संघ है, पूरे इंटरनेशनल संघ है कुश्ती का, उसने ये कहा है कि अगर इतने दिनों के अंदर आप इनको जेल नहीं भेजेंगे तो उसके बाद हम आपकी मान्यता को खत्म कर देंगे। चुनौतियां बहुत आ रही हैं। अब 18 घंटे अगर कहते हैं इनके भक्त ये सोते हैं, जगते हैं, तो अब मेरे ख्याल से अब ये 5 दिन केवल 24 घंटे जगेंगे। राजीव जी, भारत में जो कुछ हो रहा है और राहुल गांधी उधर विदेश में जो कुछ कह रहे हैं, उसी का एक तुलनात्मक यहाँ उसकी व्याख्या कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और बहुत ही एक अलग अंदाज में ये बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार सोचती क्या है। आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास। मीनू जी, किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी के इस यात्रा और उसकी जो शुरुआत हुई है उसको लेकर के, और शुरुआती भाषण को किस रूप में आप देखती हैं? राजीव जी, देखिए राहुल गांधी देश में बोले या विदेश में बोले, बीजेपी के सारे नेता, सारा मंत्रिमंडल, जिसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है वो लेके बैठ जाता है, जिसके पास टेलीस्कोप है वो लेके बैठ जाता है और उनका सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इवन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी, वो हाथ कैसे उठाया, आंख कैसे उठाई, उसके ऊपर तक वो लोग, जैसे कि जनगण मन को लेके उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दिया। हर चीज के ऊपर उनका ट्रोलिंग शुरू हो जाता है। देखिए उनको परेशानी होना स्वाभाविक है। जैसे कि अभी न्यूयॉर्क से जर्नलिस्ट मिस्टर रिजवी ने बताया कि जोश दिखाई दे रहा है, तो जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने जो दी है, अगर वो जोश दिखाई दे रहा है वहां पे, इतना विजिबल है कि उनके देखने में आया, तो बीजेपी के सूत्रों से भी, बीजेपी के लोग भी तो वहां रहते हैं, वहां स्वयंसेवक संघ के लोग भी हैं, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भी हैं, वहां पे उनका एक ग्रुप है, तो वो लोग सब रिपोर्ट भेज रहे होंगे कि भाई यहाँ बहुत जोश है। तो वो जितना ये जोश बढ़ेगा और जो आगे आगे कार्यक्रम अभी चलने वाला है, तो ये उतना ही इनका काउंटर जो ऑफेंसिव है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जो गए हैं, देखिए इस वक्त बीजेपी ने जो हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओवरसीज इकाई है, उसके जरिए उग्र राष्ट्रवाद का जो भावना है वहां रहने वाले, विदेशों में रहने वाले इंडियंस के अंदर भर दी है। आपने देखा होगा कि अभी जो संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें अखंड भारत का एक नक्शा लगाया गया। उसमें जो अखंड भारत की परिकल्पना है संघ की, वो हम सबको मालूम है, तो उसमें नेपाल को भी शामिल किया इन्होंने। तो नेपाल से उसका आपत्ति आई है कि आपने ये कैसे कर दिया।
तो ये विस्तारी जो संघ की या भाजपा की विस्तारवादी नीतियों को बताता है। तो देखिए, ये जो खतरे हैं, जो उग्र राष्ट्रवाद का खतरा और ये जो विस्तारवादी नीतियां होती हैं देशों के नेताओं की, जो तानाशाह नेता इस तरह के होते हैं, फासिस्ट नेता होते हैं, उनके खतरों को पूरा पश्चिमी देश और दुनिया दूसरे वर्ल्ड वॉर के रूप में भुगत चुकी है। तो इस बात का काउंटर करने के लिए और अपने ये भारत के विपक्ष का जो इस बारे में व्यू है वो रखने के लिए राहुल गांधी का वहां जाना और वहां जाके एक सार्वजनिक रूप से इन बातों को रखना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, इसकी विस्तारवादी नीतियों और इसके उग्र राष्ट्रवाद को समय रहते ही इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। वो एक बहुत जरूरी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो राहुल गांधी जो जाते हैं वहां, मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया जाके आए, वो बहुत अपना गुब्बारा फुला के आए, राहुल गांधी ने तुरंत उसमें पेन लगा दिया। तो ये चीज जो है इनको बर्दाश्त नहीं है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी आखिर बोले तो कहां बोले? राहुल को आप इंडिया में बोलने नहीं देते हो, उसके बोलते ही आपकी पूरा मंत्रिमंडल टीवी के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। आपने संसद में उन्होंने बोला तो आपने एक्सपंज कर दिया उनकी स्पीच को, राहुल गांधी की। उसके बाद आपको यहां भी शांति नहीं हुई, क्योंकि अभी आप उसको और धराशायी करना चाहते हैं, आपने उसकी सदस्यता छीन ली। तो उस व्यक्ति के पास प्लेटफॉर्म है कहां? ये जियोपॉलिटिक्स का जमाना है। अब वो जमाने गए कि देश के अंदर जो हो रहा है वो बाहर पता नहीं चलेगा, और जो बाहर हो रहा है उसका प्रभाव देश की राजनीति पे नहीं पड़ेगा। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो राहुल गांधी जो वहां बोल रहे हैं वो एक वक्त की जरूरत है। राजीव जी, यही कहना था मुझे। आता हूं फिर थोड़ी देर बाद आपके पास फिर से, और भी बहुत कुछ समझना है आपसे। प्रशांत टंडन जी, क्या राहुल गांधी जैसे आज के भाषण को अगर देखिए तो उन तमाम मसलों को लेकर के आए राहुल गांधी, चाहे वो मीडिया का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो। देखिए, कुछ चीज़ें उनके भाषण से में जो छूट गई थी उन चीज़ों को उन्होंने समेट लिया सवालों के जवाब में। जो 2 सवाल हमने अभी शुरुआत में आप सुने ही। आप बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पे हैं। क्या इसको भी उसी पार्ट 2 का हिस्सा माना जाए? किस रूप में इसको देखा जाए? बाहर हैं लेकिन बाहर भी भारत को ही जोड़ रहे हैं, किस रूप में देखते हैं आप? प्रशांत जी, और बहुत सामान्य दर्शकों, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूट हूँ। ठीक है, आवाज। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ। तो अभी राहुल गांधी ने पहले ही दिन एक टोन सेट कर दी है कि उनकी यात्रा कैसे चलेगी और वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो और अभी मैं सलीम साहब को सुन रहा था, और बहुत सामान्य दर्शकों को आश्चर्य होगा कि सलीम साहब इतनी साफ हिंदी या उर्दू कैसी बोल रहे हैं। तो सलीम साहब हमारे मित्र भी रहे और सहयोगी भी रहे हैं। वो भारत में और अमेरिका में दोनों जगह पत्रकारिता कर चुके हैं और करीब 20 साल से अमेरिका में हैं। खैर, तो राहुल गांधी ने राजीव जी नरेंद्र मोदी का परिचय करा दिया अमेरिका को कि नरेंद्र मोदी कौन है। उनकी शख्सियत बता दी, उनका तारुफ करा दिया अमेरिकन डायस्पोरा से और अमेरिकन मीडिया से और अमेरिका के थिंक टैंक से। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो वहाँ के थिंक टैंक को समझने में आसानी होती है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। तो एक तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी बता दी, और जब वो मोदी साहब जाएंगे अमेरिका 3 सप्ताह बाद, तो उनको बिल्कुल लगेगा कि हाँ, हूबहू वही बात नरेंद्र मोदी में है जो राहुल गांधी बता गए थे। अब मोदी साहब का एंगेजमेंट एक 30 सेकंड में बता दूं कि क्या होता है विदेशों में। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं था क्योंकि मीटिंग कैंसिल हो गई थी। 1-on-1 मीटिंग किसी भी देश में आप जाएंगे ऑफिशियल टूर पे तो हो जाती हैं। अमेरिका में राजीव जी उनके 2 तरीके के एंगेजमेंट होंगे। एक ऑफिशियल एंगेजमेंट होगा जो बंद कमरों में होगा, जिसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे,
और दूसरा एंगेजमेंट होगा उनका अपने समर्थकों से या डायस्पोरा के एक हिस्से से, जहां वो यही सब बातें करेंगे जैसा राहुल गांधी बता गए, जो जैसे भाषण वो देते हैं। तो जो अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन मीडिया है, जो अमेरिकन थिंक टैंक है, जो अमेरिका के पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, मोदी साहब उससे कभी इंटरेक्ट नहीं करते, ना पीछे कभी किया है, ना आगे कभी करेंगे। उसकी वजह क्या है वो मोदी साहब खुद तलाशें या उनकी टीम के लोग तलाशें। क्योंकि आपको याद होगा कि कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर गए हैं तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं। मोदी साहब ने कभी नहीं किया। वो या तो गुजरातियों से मिलते हैं वहाँ जाके, या जो ऑफिशियल इंगेजमेंट होता है वो करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है राजीव जी कि 3 करोड़ से ऊपर, करीब 3.25 करोड़ भारतीय पूरी दुनिया में हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल का है, कनाडा में 4 कैबिनेट मंत्री भारतीय मूल के हैं, गूगल का सीईओ भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, ट्विटर के सीईओ इंडियन थे थोड़े समय पहले तक, वर्ल्ड बैंक में तमाम जगह पे भारतीय हैं। इंडियन डायस्पोरा विदेश नीति को, भारत के प्रति विदेश नीति को इन्फ्लुएंस करता है अमेरिका में। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का भारतीय डायस्पोरा में एकाधिकार था, बीजेपी वहां नई आई है। फ्रीडम मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में लड़ा गया। इंग्लैंड में इंडिया हाउस एक अड्डा था, तमाम अमेरिका में पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस जो है वो होते रहे। कांग्रेस ने वो जमीन छोड़ी और बीजेपी ने वहां एक्वायर की। अब क्या है कि जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अमेरिकन हैं, वो राहुल गांधी से ऑफकोर्स रिलेट करें, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बड़े हुए हैं, तो वो राहुल गांधी से करेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं या बिजनेस में गए हैं, वो लोग ज़रूर मोदी साहब से रिलेट करेंगे हिस्सा। अब अमेरिकन डायस्पोरा बहुत डिवाइडेड है, जितना भारतीय डिवाइडेड है, और यहाँ से तमाम वो सड़ी गड़ी वैल्यूज भी ले गए। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा राजीव जी। राहुल गांधी ने जो ये बात की है कास्ट सेंसस की, क्यों वो अमेरिकन को रिलेट करेंगे उससे? अमेरिकन सिस्टम में और खासकर डायस्पोरा में, सलीम साहब ज़्यादा बताएंगे, बहुत चिंतन है इस बारे में। वो दबाव डालते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, फेसबुक में, इंडियन कास्ट सिस्टम को समझाने की, सेंसिटाइजेशन की बातचीतें होती हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं। वहाँ एक संस्था इक्वलिटी लैब्स, अम्बेडकराइट्स वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में और ताकतवर हैं, इक्वलिटी लैब्स है, वो वहाँ पे काम कर रही है। उन लोगों ने इतना काम किया, आप सोचे कि मामूली बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में नियम बदलवा दिया और जातिगत भेदभाव जो है वो रंग भेद के बराबर माना जाता है। इतना ताकतवर है भारतीय जो गैर भाजपा डायस्पोरा है अमेरिका में, राहुल गांधी उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी की ये विजिट एक नए तरीके का इंगेजमेंट अमेरिकन सिस्टम से करेगी, और जाहिर सी बात है क्योंकि अमेरिका में प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, तो उनके बहुत अच्छे रिश्ते, जैसे कमला हैरिस है, या मान लीजिए कि जयपॉल हैं सेनेटर, या तमाम सारे जो इंडिया फ्रेंडली सेनेटर्स हैं, उनको राहुल गांधी की बातें समझ में आएंगी। इसलिए बहुत जरूरी था कि राहुल गांधी ने जो मोदी साहब का परिचय कराया है उसको हंसी मजाक मत समझिए। उन्होंने एक बड़े अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज दिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या है, और इसका असर होगा जब मोदी साहब जाएंगे। राजीव जी। जी, प्रोफेसर रविकांत जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक परिचय राहुल गांधी के जरिए, सर्वज्ञानी प्राइम मिनिस्टर हमारे,
आने वाले हैं 3 सप्ताह बाद अमेरिका, और उससे पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं और बातें अपनी रख रहे हैं और तमाम बातों को रख रहे हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिचय करवा रहे हैं, बल्कि भारत में मीडिया का क्या हाल हो रखा है ये भी बता रहे हैं। कास्ट सेंसस से लेकर नॉर्मल सेंसस तक की बात कर रहे हैं और इक्वालिटी से लेकर के तमाम ऐसे मसलों को रख रहे हैं। और एक ही भाषण में उन्होंने सारी चीज़ों को खोल कर रख दिया राहुल गांधी ने। क्या एक जो राहुल गांधी वहाँ से विदेश में, जो हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि राहुल विदेश जाके विदेश में भारत को बदनाम करते हैं, अपमान करते हैं भारत का, लेकिन जो एक सही पिक्चर है आप यहाँ अगर नहीं दिखाते हैं, यहाँ भी हालांकि तमाम बातें करते तो हैं, लेकिन यहाँ मीडिया के ज़रिए अगर उस हिसाब से नहीं आता है, तो जब बाहर कल सुबह के अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन डीसी से निकलने वाले अखबार, सलीम साहब और अच्छे से बताएंगे किन किन अखबारों में क्या क्या छपा, सुबह का समय है उनके यहाँ, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी तो क्या इसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होगा? क्या यहाँ पॉलिटिकली जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनके ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने संबोधित किया। वो जाते हैं दूसरे देशों में जहाँ भी जाते हैं, लेकिन एक जगह खाली थी जिसको भरने की कोशिश या उस प्रधानमंत्री के उसमें सुराख करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं राहुल गांधी। वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो पहले कांग्रेस को पसंद करते थे, वो छिटक गए थे या बिदक गए थे, वो अब आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या एक चेंज नजर आ रहा है? निश्चित रूप से राजीव जी, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि अपमान की बात वो लोग कर रहे हैं जो पिछले 1 दशक से राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग और हम और आप जैसे साधारण किस्म के लोगों को भी जिस तरह से वो गालियां देते हैं, 2 रुपए में ट्वीट करते हैं, वो राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि वो अपमान कर रहे हैं। नंबर 2, राहुल गांधी ने ये जो व्याख्यान दिया है, मेरी अपनी जितनी समझ है, मुझे लगता है जितने मैंने राहुल गांधी के व्याख्यान सुने हैं उसमें सबसे प्रबुद्ध व्याख्यान उनका था। और जितनी पैनी आलोचना उन्होंने की है, मैं एक एक शब्द को गौर से सुन रहा था कि बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी उतनी पैनी आलोचना नहीं करते जितनी पैनी आलोचना राहुल गांधी ने की। और जो सवाल उठाए वो जाहिर तौर पर, जो टंडन जी अभी कह रहे थे कि एक एक शब्द के जरिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का परिचय करा दिया, और वो उदाहरण भी नहीं दिए जो हम लोग यहां देते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नाले के गैस से चाय बनती है, उन्होंने उन वैज्ञानिकों से कहा था कि साहब अभी बादल है, इस समय आप एयरक्राफ्ट गुजार दीजिए, पाकिस्तान का रडार नहीं पकड़ पाएगा। सिकंदर बिहार तक आया था, वगैरह वगैरह। तो चाहे हिस्टोरियन हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई और हो, और उन्होंने जो चुटकी ली कि अगर भगवान भी उनके पास बैठे होंगे तो वो उनसे संवाद करके ये बताएंगे कि इसमें क्या कमी रह गई और क्या होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ये व्याख्यान बेहद बौद्धिक है। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि इस व्याख्यान का अनुवाद करा करके भारत में इसकी प्रतियां बंटवानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ डायस्पोरा के लोगों को नहीं, तमाम भारतीयों को भी समझने की जरूरत है कि असल में नरेंद्र मोदी क्या है। और जो भक्ति की परंपरा है इस समय जो चल रही है, बाबा साहब अंबेडकर ने तो संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में ही कह दिया था कि भारत बेहद धार्मिक देश है और धर्म के मामले में भक्ति चलती है, कल्याण के लिए वो भक्ति जरूरी है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाह पैदा करती है। ये जो इस वक्त हो रहा है और नरेंद्र मोदी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो उनका पूरा काम है, वो दिखाता है कि वो तानाशाही अंदाज में ही पूरे देश को चला रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है,
और मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा और कांग्रेसियों को भी करना चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम का। राहुल गांधी में एक कमजोरी थी। राहुल गांधी जिस विरासत से निकल करके आए थे और जो उनके साथ घटित हुआ, इंदिरा गांधी के हत्या के बाद राहुल गांधी 5 साल तक अपने घर में लगभग कैद होकर के रहे। उस बच्चे के, उस किशोर के मना स्थिति क्या रही होगी, और ऑब्वियस है जो खतरे उनके ऊपर रहे उससे उन्होंने दुनिया जान को बहुत नहीं समझा था। इन्होंने राहुल गांधी को सड़क पर ला दिया और राहुल गांधी यात्रा में ही नहीं, आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो वहां एयरपोर्ट पर 3 घंटे रुके और जब किसी ने पूछा कि अरे भाई आप क्यों खड़े हैं, क्यों वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी हूं और मैं तो अब सांसद भी नहीं हूं। तो जो जनसामान्य के साथ बातचीत राहुल गांधी कर रहे हैं, तो जो उनकी कमी थी वो पूरी हो गई और उन्होंने अब हिंदुस्तान को और लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है कि कैसे हमें संवाद करना है। और इसीलिए आज जो उनका आप देख रहे हैं, और ये आज नहीं और पहले से भी, लेकिन आज का व्याख्यान तो अद्भुत। और एक चौथी बात कि राहुल गांधी का जितना अपमान किया इन लोगों ने, और राहुल गांधी जिस टोन में बात कर रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया प्रशांत जी ने, कास्ट सेंसस की बात वहां पर करना, और जितनी बातें उन्होंने कही मैं दोहराऊंगा नहीं। साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया के तमाम लोग वहां अंबेडकराइट हैं, साउथ इंडियन ज्यादा है, दलित हैं, ओबीसी हैं, और ये बात कह के राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उन्हें अपना समर्थक बना लिया है। और राहुल गांधी यहां पहुंचे कैसे, जरा इसको समझिएगा। मैं चूंकि जिस समुदाय से आता हूं वो बेहतर तरीके से समझता हूं। वो तो पूरे 3000 साल की कथा व्यथा को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हम लोगों ने खुद झेला है, अब आप रात दिन किसी की आलोचना, किसी का अपमान करते रहिएगा तो उसका मानस किस तरह का हो जाता है, वो टूट जाता है। और राहुल गांधी बीच में जिस तरह से बोलते थे, वो दिखता था कि कैसे उनको अपमान करके उनको आहत किया जा रहा है रोज रोज, लेकिन उसी में राहुल गांधी ने अपने आप को निखारा। और आज जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने दलितों की उस बहिष्कार की, उस अपमान की जिंदगी को जिया है। अगर उन्होंने इस जिंदगी को नहीं जिया होता तो राहुल गांधी आज सामाजिक न्याय की राजनीति के बड़े आइकॉन बनकर के सामने हमारे नहीं आते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। राहुल गांधी को यह अवसर उन्होंने दिया, और आज अगर वो बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डायस्पोरा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी सुन रहा है। और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं कि इस पूरे व्याख्यान का हिंदी में अनुवाद करा करके, तमिल में, तेलुगु में अनुवाद करा करके इसको वितरित किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को जिस ढंग से उन्होंने व्याख्यायित किया है, इसको जानना समूचे भारतीयों को, और डायस्पोरा को तो वो संबोधित कर ही रहे हैं, यहां भी बेहद जरूरत है। सही कह रहे हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं। शकील जी, कह रहे हैं अभी प्रोफेसर रविकांत जी की कांग्रेस को इसको ट्रांसलेट करके पूरे हिंदुस्तान में बांटना चाहिए राहुल गांधी के इस भाषण को, लेकिन अभी चूंकि आप कांग्रेस मुख्यालय से ही आ रहे हैं सीधे, क्या प्रतिक्रिया है राहुल गांधी के इस भाषण की यहाँ पे दिल्ली में? और बीजेपी के लोगों से भी आपकी बात तो होती ही होगी, उनके बीच क्या प्रतिक्रिया है? कुछ तो बात हुई होगी। देखिए, कांग्रेस में तो आज लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि राहुल ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाया है, उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया बता रही है, जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया है, कि वहाँ पे इस बात को बहुत गहराई तक चोट पहुँची है। लेकिन इसका एक पहलू और है। एक तो बीजेपी के वो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो सार्वजनिक तौर पे राहुल की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो बड़े नेता हैं जो राहुल के इस वीडियो को जैसे ही सुबह खबर मिली तो मंगा के देख रहे थे, और वो बड़े खुश हो रहे थे। कुछ लोगों से बात हुई और उनकी खुशी का कारण बड़ा सीधा था। वो कह रहे थे कि बिल्कुल सही राहुल ने कहा, ये तो किसी की सुनते ही नहीं है, हमारी भी नहीं सुनते ये तो ये एक ऐसी बात है जो राहुल ने जिस तरह पिन पॉइंट किया है
कि अगर भगवान के सामने भी ये बैठ जाएं तो भगवान को भी समझाने लगेंगे। दरअसल देखिए, ये जो बातों के जो बादशाह होते हैं ये आज से नहीं होते, ये हमेशा से हमारे समाज में होते आए हैं। और इकबाल ने, जिन्हें अल्लामा इकबाल कहा जाता है, महाकवि कहा जाता है, बहुत बड़े शायर थे वो, बहुत बड़े कवि थे। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, उन्होंने कहा था, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना। गुफ्तार है ना बातचीत, संवाद, बोलना खूब। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। बातचीत का तो ये बादशाह बन गया है, इसका तो कोई जवाब नहीं, मगर किरदार का, अपनी बातों पे कायम रखने का, अपनी बातों को निभाने का इसने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं किया। आज जैसे बात हो रही थी, आज बिहार में तेजस्वी यादव ने बताया कि 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की नौकरी निकाल दी, उन्होंने अनाउंस किया। तो तमाम लोग कह रहे थे कि ये 2 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया था, वो क्या हुआ? तो वो यही है कि बातें करवा लीजिए आप। कल भी हम इस बात को कह रहे थे कि मनमोहन सिंह के ऊपर जिस मीडिया ने प्रहार किए, हमारे जिन दोस्तों ने प्रहार किए, मौन मनमोहन सिंह, हम हमेशा उस वक्त भी लिखते रहे, इसको समझाते रहे, बोलते रहे कि उनका जो मौन है, कम बोलना है, वो उनकी विद्वता की निशानी है। ज़्यादा बोलना कभी किसी अच्छे गुण में नहीं आता। दुनिया के जितने भी अच्छे भाषण देने वाले हुए, बड़े नेता हुए, वो कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाले कभी नहीं रहे हैं जी। तो ये आज राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सोचते हैं कि वो हर बात जानते हैं, इतने तकनीकी विषयों में भी जानते हैं जिनमें अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी भी बोलने से संकोच कर जाता है। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा आदमी हर विषय को सोच समझ के बोलता है, उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन जिनको कुछ भी बोलना है वो कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो बात है ये आज बीजेपी के लोगों को काफ़ी खुश करने वाली साबित हुई, क्योंकि बीजेपी के लोगों की एक बड़ी शिकायत है कि 9 साल से हम सत्ता में हैं, लेकिन उस सत्ता में जो हमें सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और ये सही बात है। वाजपेयी जी के राज में बीजेपी के नेता सारे के सारे बड़ी अच्छी स्थिति में होते थे। उसके बाद जब मनमोहन सिंह का राज आया तब भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। लेकिन आज जो है 2 या 3 नेताओं के अलावा किसी और नेता को बीजेपी के अंदर कोई सम्मान मिलता हो, कहना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी एक कोने में पड़े हुए हैं। आपने अभी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन देखा, वहाँ क्या कोई और नेता किसी को दिखाई दे रहा था? पूरे दिन भर का कार्यक्रम चला वहाँ पे मोदी जी, मोदी जी और मोदी जी। उसके अलावा किसी और नेता के ऊपर 1 मिनट के लिए भी कोई कैमरा नहीं आ पाया। तो आज की स्थिति में राहुल गांधी जो हैं वो देश को ये बता रहे हैं, वो हिंदुस्तान में भी यही बात कहते हैं, वो विदेश में भी यही कहते हैं। और अभी जैसा आपने बताया कि वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ संबोधित करने वाले हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, आज तक इतना कोई प्रधानमंत्री विदेश गए ही नहीं है। लेकिन कभी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न देश में न विदेश में, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल यहाँ भी करते हैं, राहुल वहाँ भी करते हैं। और जो सबसे ख़ास बात है, बड़े सहज तरीक़े से आज आपने पूरा भाषण देखा, इतने बड़े भाषण में, इतने सवाल जवाब में वो कहीं भी नाटकीय नहीं थे। सीधी सरल भाषा में कंटेंट के साथ अपनी बात कह रहे थे। और आज देश को इसी की ज़रूरत है। आप देखिए कि पूरी बीजेपी दिखावे के तौर पे और मीडिया ख़ास तौर से राहुल के पीछे पड़ गया है। ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं कि राहुल ने यह बोल दिया, वो बोल दिया। राहुल ने क्या बोला है? राहुल ने एक सामान्य बात बोली है कि भाई कोई भी आदमी हर विषय में नहीं जान सकता है। हर विषय में बोलने के लिए भारत के पास एक से एक विद्वान हैं। इतिहास के बारे में हैं, साइंस के बारे में हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में हैं। मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि राडार कैसे काम करता है, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है।
एक साइंस का ही दूसरा आदमी, केमिस्ट्री का आदमी भी इस विषय में चुप रहेगा, एक मैथ का आदमी भी चुप रहेगा इस विषय में, वो नहीं जानता कि ये क्या होता है, लेकिन आप ये भी बता देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो राहुल ने बताई हैं, इसको लेके देश के जितने भी पढ़े लिखे वर्ग हैं, समझदार लोग हैं और सामान्य वर्ग भी हैं, वो इसको ठीक समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि ये बात सही है। हम लोग भी अपने घर में, परिवार में, जो जिस प्रोफेशन में है उसमें वही बात बताता है जो वो जानता है, और यही अच्छी बात होती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से आना चाहता हूँ सलीम रिजवी जी के पास में और एक आध सवाल के लिए, और फिर आता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। सलीम साहब, आपसे ये समझना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 3 हफ्ते बाद 20-21 को पहुँचेंगे अमेरिका, और उससे पहले राहुल गांधी का वहाँ पहुँचना, ये क्या मायने रखता है? इसको लेकर भी कोई चर्चा है क्या? और इंडियन डायस्पोरा में और उसके अलावा जो अमेरिकन्स हैं उनके बीच प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के भी चर्चा है क्या? ज़रा क्या कुछ चल रहा है ये बताइए, और जितनी बातें अभी हो रही हैं इसको लेकर के भी, और इसका वहाँ पर क्या रिएक्शन है? हिंदुस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं, अब राहुल गांधी चूँकि सांसद भी नहीं हैं, जैसे प्रोफेसर रविकांत जी बोल रहे थे कि 3 घंटे तक लाइन में लगे रहे, राहुल गांधी एक सामान्य इंसान की तरह यात्रा करके पहुँचे हैं, और ये देखा जाए तो 2004 के बाद पहली बार वो एक सामान्य यात्री के रूप में गए हैं विदेश यात्रा पे। इससे पहले कैम्ब्रिज भी जब गए थे तो उस समय सांसद थे वो, लेकिन ये पहली यात्रा उनकी विदेश यात्रा है, एक सामान्य नागरिक हमारे आपके तरह गए हैं। कोई इन सब पे भी चर्चा? देखिए, यहाँ पे जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो एक इमेज में बड़ा सुधार कह लें आप उसको आया है, कि पहले इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे यहाँ पे जो डायस्पोरा के लोग थे, लेकिन राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी खुद और कांग्रेस पार्टी की कुछ हद तक जाहिर है कि कर्नाटक की विक्ट्री के बाद और भी, तो ये बहुत बड़ा फर्क देखा है मैंने कि राहुल गांधी को एक दूसरी तरह से एक हायर पेडेस्टल पे कहें तो शायद गलत ना हो कि अब ये व्यू कर रहा है डायस्पोरा। जाहिर है कि मोदी जी की जो सभाएं होती हैं तो वो बड़ी इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से बड़ी वो ऑर्गेनाइज्ड दिखती हैं, और यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और बड़े डाई-हार्ड सपोर्टर्स हैं उनके, ये डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन राहुल गांधी का इस वक्त जो डायस्पोरा से जिस तरह से पेश आ रहे हैं वो और मिल रहे हैं और जो अपनी बातें रख रहे हैं, और जो इस बैकग्राउंड में कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने दिखाया कि उनका एजेंडा क्या है, इंडिया को किधर ले जाना चाहते हैं और किस हद तक एक इंक्लूसिव अप्रोच उनका है सबकी तरफ, तो कर्नाटक की विक्ट्री के बाद ये सब और भी ज्यादा अब जोश यहाँ बढ़ा है। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, तो सारे इवेंट्स के लिए यहाँ भरे हुए हैं, वो सब जो इवेंट्स के टिकट्स हैं वो सब जा चुके हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग हैं कि भाई वो, और सैकड़ों कॉलें आ रही हैं ऑर्गेनाइजर्स के पास, जहां जहां भी ऑर्गेनाइजिंग, ये एक कैलिफोर्निया में हुआ है, एक न्यूयॉर्क में है जो पब्लिक रैलीज हैं, तो बड़े फोन्स आ रहे हैं, लोग 1-to-1 बातें करना चाहते हैं राहुल गांधी से, तो ये सारा माहौल है। लेकिन ये देखिए कि ये माहौल इस हिसाब से भी देखें कि ये अमेरिका की जो यूएस गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, हर गवर्नमेंट्स की होती है, तो उनमें ये इंडिया के बारे में बहुत साफ है लोगों में, और हर लेवल पे ये बाकायदा एक परमानेंट होती है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कि भारत एक वाइब्रेंट 1947 के बाद से एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रहा है, और वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फिर 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सब उसी पर बेसिस करके काम करता रहा है, एक डेमोक्रेसी बेहतरीन चलती रही है। लेकिन पिछले कुछ बरसों में जो हुआ है, तो वो हालात जाहिर है कि उसकी आप देख लें कि यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट खुद एक रिपोर्ट हर साल देते रहे हैं, USCRF वाले, जो कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसकी रिपोर्ट्स पे बड़ी पॉलिसीज पे नुक्ताचीनी होती रही है बहुत साफ अल्फाज में, बल्कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न भी कहा गया है कि आप स्टेट डिपार्टमेंट से दरखास्त की गई कि आप इनको, इंडिया को उस कैटेगरी में लाएं। लेकिन उसके बाद फिर स्टेट डिपार्टमेंट की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आप देखें तो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट इस कदर डैमिंग है कि उसमें इतनी डिटेल में चीजें कही गई हैं, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हों, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला हो, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हों, और जो दीगर कम्युनिटीज के साथ हो रहा है, मीडिया का जो हाल है, तो सारी चीजें उसमें बयान की गई बड़े डिटेल में।
तो इन सब के साथ आप ये जरूर कह सकते हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा जो हो रहा है, तो उसमें ज़ाहिर पब्लिक रैलीज के अलावा ये जब डीसी में लॉ मेकर्स से मिलेंगे, कांग्रेसमैन सेनेटर्स से और शायद कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी, तो वन ऑन वन एक मिलने की मीटिंग का एक अलग तासुर होता है, एक अलग असर होता है। जो यहाँ पे जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं उनको ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो है वहां के लोगों से बड़ी फीडबैक मिलती है और उसको वो पाते भी हैं वहां से प्रेशर, और उसको वो दे रिस्पॉन्ड टू इट। तो वो ईमेल्स करते हैं, वो लेटर्स लिखते हैं, फोन करते हैं कि भाई कोई भी इशू हो दुनिया भर में, वो कहते हैं भाई ये इस पे आपने कुछ आवाज उठाई, फला जगह ये हो रहा है, इस पे आपने कुछ उठाई, तो वो सवाल करते हैं। तो डेमोक्रेसी बड़ी प्रैक्टिकली यहाँ पर आप देखें तो वो बहुत दिखता है कि भाई हाँ ये डेमोक्रेसी ऐसे है। अब हम लोग यहाँ जमाने से रह रहे हैं और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी प्रेसिडेंट को छोड़ा नहीं है, जो भी पॉलिसीज है तो उनको जिस हद तक भी है जाहिर है कि एक तमीज के दायरे में उन पे क्रिटिसाइज किया, उनकी नीतियों पे, खुद उन पे। और आप अगर यहाँ प्रोटेस्ट देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब के जमाने में जब वो जीते थे तो उनके ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट्स में मजाक और उनकी स्टैचूज और तमाम तरह की जो डेनिग्रेटिंग भी थी, लेकिन भाई डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब बड़ी अहम चीज होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं और ये कांग्रेसमैन सेनेटर्स अपने कंस्टिट्यूएंट्स की जो फीडबैक होती है उसको बड़ा वो उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको जवाबदेह होना पड़ता है। वो हर वीकेंड या जब छुट्टी होती वापस जाते हैं अपने इलाके में, तो उन्हें ये सब घेरते हैं, जाके बाकायदा ये टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो कहते हैं भाई साहब आपने इस पे तो कुछ नहीं उठाया आवाज, और ये क्या हो रहा है, वेल सेनेटर यू हैवंट डन एनीथिंग ऑन दिस, हैव यू स्पोकन। तो ये सारी चीजें मौजूद है। तो इसलिए एक मैं बयान कर रहा हूँ स्ट्रक्चर यहाँ पे डेमोक्रेसी का, क्योंकि इंडिया में शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम हो ये, तो वो आंसरेबल होते हैं। तो राहुल गांधी का वन ऑन वन मिलना, फिर प्रेस क्लब में वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो एक बहुत अहम इंटरैक्शन होगा। और जिस तरह से ये सारी चीजें स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद भी वो सब चीजें ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये खामियां हैं, और खुद ये शख्स विक्टिम है जिसको कि पार्लियामेंट में अपने दफा के लिए जो उन पे इल्जाम लग रहे हैं कैम्ब्रिज और इंग्लैंड के दौरे के बाद, उसका जवाब नहीं देने दिया गया। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई। तो इस तरह की जो मामलात हैं वो जब वन ऑन वन होगा, और ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, यहाँ पे सब लॉ मेकर्स, कांग्रेसमैन, मीडिया, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक्स, सब नजर रखे हुए हैं। सबको ये है कि भाई ये किस हद तक ये सारी चीजें लेके आगे बढ़ सकते हैं। उनको अब तक बड़े प्रॉमिसिंग लगा है इस हद तक कि भाई डेमोक्रेसी के हवाले से ये बात हो रही डेमोक्रेसी की। तो ये अगर मोदी साहब के जो दौरा होगा, अब ये जिस तरह से मोदी साहब के बारे में कह रहे हैं चीजें और सामने ला रहे हैं, पेश कर रहे हैं कि मोदी साहब का ये है, कैरेक्टर ऐसे हैं वो, तो जाहिर है कि जब मोदी जी आएंगे, स्टेट विजिट है, और वो अमेरिका सारी चीजों के बावजूद ये है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हर कंट्री का एक सुप्रीम होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट देख के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आप देखें अगर, तो इतनी बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाई है। ठीक है, वो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बड़ी डैमिंग है वो सब, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर आप कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं, जो कि कई ऑफिशियल्स बता चुके हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी एक ऑफिशियल ने बताया था कि यहाँ हाईएस्ट लेवल पे बात हो रही। तो ये सारी चीजें जरूर हैं, लेकिन ये भी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट अपना देखते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखते हैं, और चाइना के हवाले से बहुत जरूरत है भारत की अमेरिका को। तो बाइडेन साहब नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से वो करंट जो गवर्नमेंट है उसको नाराज करें, और इंडिया को अपने साथ बिल्कुल रखना चाहते हैं वो, क्योंकि उन्हें कंटेन करना है चाइना को। ये पैरामाउंट है यहाँ पर इस वक्त। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और वो पूरा फोकस किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसमें नहीं लगता कि वो बहुत कोई आप चेंज देखेंगे। जाहिर है कि वो बिहाइंड द सीन्स कुछ जरूर ये इश्यूज उठाएंगे, ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप समझें कि कोई बड़ा बयान आ जाएगा या उनको कोई ऐसी बातें, तो ये नहीं। बहुत सारी चीजें, दो डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सबसे पुराना और एक सबसे बड़ा, दो देश,
और दोनों में, और खासकर हिंदुस्तान की बात करें तो जो चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जो आई है, वहाँ अमेरिका में और भारत पर एक दबाव है। और जब उस वक्त जबकि राहुल गांधी ऑलरेडी अमेरिका में हैं और अभी अगले 5 दिनों तक अमेरिका में धूम मचाने वाले हैं, ये तय मानिए, क्योंकि उनका आगाज ऐसा है, तो आगे क्या कुछ करेंगे राहुल गांधी आप समझ सकते हैं। यहाँ भले बीजेपी के लोग जो भी कहें कि देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें रखी हैं उन बातों में अगर कहीं कोई खामी रहती, अगर कमी रहती, तो मोदी नाम सरनेम पर जो केस किया गया था, या 2-4 केस और भी दायर अब तक कर चुके होते लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, किस रूप में आप देखते हैं जो बातें यहां सलीम साहब कर रहे थे, कह रहे थे, 2 देश, ज़रूरत दोनों को एक दूसरे की है, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है इसको पूरी दुनिया देख रही है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे में राहुल गांधी भी जा कर के अपनी बातें रख रहे हैं, मोदी जी की जो कहें कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो सामने रख रहे हैं, ला रहे हैं दुनिया के सामने, तब जबकि मोदी साहब वहाँ पहुँचने वाले हैं 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद। किस रूप में यहाँ देखा जाएगा फिर? राजू जी, इनकी यात्रा को, राहुल गांधी की यात्रा को 2 दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पहला तो यह है कि किन परिस्थितियों में राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अभी राहुल गांधी एक विक्टोरियस लीडर के रूप में जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हाल ही में उनके खाते में दर्ज हुई हैं। भारत जोड़ो यात्रा, वो केवल भारत की नहीं थी, बल्कि सारी दुनिया का ध्यान जो था वो उधर आकृष्ट हुआ था। लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इन चीजों को देख रहे थे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो आखिर क्या लाती है कांग्रेस के लिए, और विशेषकर इस देश के लिए। वो चाहे यहाँ बैठे लोग हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए लोग हो, और उसमें अमेरिका भी शामिल है निश्चित रूप से, क्योंकि अमेरिकन और जो डेमोक्रेटिकली जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनका ध्यान हमेशा इन चीजों पे रहा है। उसके बाद दूसरा, जैसे कि कहा गया कि कर्नाटक की जो जीत है, इसने भी एक बहुत बड़ी बात जो है वो इनके लिए लाई है, राहुल गांधी के लिए, और इसके कारण उनकी इमेज तो बेहतर हुई ही है। दूसरी बात, कैम्ब्रिज से लेके यहाँ अमेरिका की यात्रा के बीच का अगर हम जो फेज देखें, उसमें राहुल गांधी ने बहुत सारी तकलीफें झेली हैं। वो हम सब जानते हैं। कैम्ब्रिज से जब वो लौटे तो उसके बाद उनकी सदस्यता गई, सांसदी चली गई, उनका मकान छीना गया, फिर यहाँ तक कि इस यात्रा में न जाए, अमेरिका की यात्रा में वो कोशिश तक की गई, उनका पासपोर्ट न बने वक्त पर, वो सब जो चीजें हैं। तो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो कहा था उसका इस वक्त तो प्रमाण लेके जा रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। वो ये बता रहे हैं कि देखिए, मैंने इसके पहले कैम्ब्रिज में जो कुछ कहा था वो वाकई ऐसा हो रहा है। इसलिए अब अमेरिकन जो है उनको और बहुत ज्यादा ध्यान से उनकी ओर देख रहे हैं। लेकिन हमें इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है कि इसका असर अमेरिका में क्या होगा, राहुल गांधी का असर अमेरिका में क्या होगा, या इसके बाद जो मोदी जाने वाले हैं उसका असर अमेरिका में क्या होगा। ये हमारी दिलचस्पी का विषय उतना नहीं है जितना हमें ये देखना है। खासकर मैं तो यही देखूंगा कि इन चीजों का असर भारत में क्या होता है, क्योंकि भारत की राजनीति का सीधा संबंध है। अमेरिकन जो है उनके एक अलग तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं भारत के साथ, राहुल गांधी के साथ, मोदी के साथ वगैरह। तो देखिए, अब मोदी इसके बाद जाने वाले हैं, तो दूसरा जो दृष्टिकोण है, जिस दृष्टि से इस यात्रा को देखा जाना चाहिए कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज के बाद, और अब तो देखिए उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ खोना था उन्होंने खो दिया, अब उन्हें सिर्फ पाना ही पाना है। तो अमेरिका में अब वो जो कुछ बात करेंगे, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आयोजन होगा, जो मुझे लगता है जब वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने बात करेंगे, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे ग्लोबल मीडिया भी होगा। वहां आप नहीं रोक सकते, आप भारत की मीडिया को रोक सकते हैं, भारत की मीडिया को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आप कैसे करेंगे। और वहां इसके बाद जब मोदी जाएंगे, इस दृष्टिकोण से देखिए कि मोदी जी के लिए इतने सवाल वहां पर खड़े रहेंगे कि निश्चित रूप से मोदी जी को इस बात की खुशी होगी अपने इस निर्णय पे कि मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं करता। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करने की उनकी परंपरा रहती तो उनको बहुत ही अड़चन होती राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद, तो वो छूट जाएंगे उससे। उन्हें जो कुछ कहना है वो बंद कमरों में कह लेंगे, या किराए के लाए हुए लोग या भाड़े के लाए हुए जो लोग हैं उनके सामने वो अपनी जय जयकार करा के वापिस आ जाएंगे, और उसका असर जो है सोशल मीडिया के जरिए भारत में फैलाने की
कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक और बात कही गई कि अमेरिका उस मोदी को देखेगा जिसको राहुल गांधी परिचित करा रहे हैं आज। तो मुझे लगता है कि अमेरिका मोदी जी को काफी पहले से जानता है, बल्कि वो तो ये जानना चाहेंगे कि भाई जिस व्यक्ति को हमारे जैसे लोगों ने बैन कर दिया था वीजा के लिए, उसको आप लोगों ने प्रधानमंत्री कैसे चुन लिया। मुझे लगता है कि अमेरिका के लोगों की ज्यादा दिलचस्पी तो भारत की जनता को समझने की रहेगी कि इतना बड़ा लोकतंत्र आखिर इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंचने दिया गया, ये आश्चर्य की बात है। तो अब यह है कि राहुल गांधी जा रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और मोदी जी जब सामान्य व्यक्ति के रूप में जाना चाहते थे तब बैन हो गए थे। जबकि राहुल गांधी को सफलता मिल गई, उनकी सांसदी चली गई, पासपोर्ट बैन चढ़ाई, लेकिन अंततः उन्होंने सफलतापूर्वक लैंड किया अमेरिका में, और अमेरिका में वो अपनी बात कहने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ होने वाले सारे षड्यंत्रों को या उनके बारे में जो भी दुष्प्रचार भारत में होगा उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। उसका कारण यह है कि लोग अब समझने लग गए हैं कि ये बात जो है पहले के बाद दूसरी थी। जिस समय राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया वो वगैरह वो सब कहानी बहुत पुरानी, सब जानते हैं। तो अब जो है ये इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट जो होगा वो भारत में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में क्या इसका असर होना है वो मेरी दिलचस्पी का विषय नहीं। मेरी दिलचस्पी का विषय यह है कि राहुल गांधी और मोदी ये दोनों 2024 के चुनाव में इस यात्रा के बाद किस तरीके से खड़े होते हैं ये हमें देखना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि राहुल का जो बीजेपी पे जो हमला है उसका असर 2024 तक होगा, जिसकी शुरुआत तो यहां से कर चुके हैं। अमेरिका में उसको और धार मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी, कर्नाटक के चुनाव से पहले राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए, इंग्लैंड लंदन गए, और वहां उन्होंने जो कुछ कहा और उसका रिजल्ट जो है कर्नाटक में दिखाई दिया। अगर उस हिसाब से देखें तो अभी 5 राज्यों में चुनाव है, उससे पहले राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए। अब अमेरिका में जो बात कह रहे हैं क्या उसका रिजल्ट भी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पे दिखेगा, ये आने वाले 4-5 महीने में आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी रख रहे हैं, और उन्हीं बातों के साथ आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, जो कह के आए थे राहुल गांधी कैम्ब्रिज से कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, जो फ्रीडम है वो नहीं है यहाँ पे, आज़ादी हमारा संविधान जो हमको देता है आर्टिकल 19, लेकिन ये तमाम बातें वहाँ जब वो कह रहे थे तो देश का अपमान कर रहे थे, ऐसा यहाँ बीजेपी के लोग कहते थे। लेकिन उसके बाद देखिए कि अब जब राहुल गांधी दोबारा विदेश गए हैं तो एक सामान्य नागरिक, हमारे आपके जैसे एक यात्री के रूप में गए हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है क्योंकि वो अब वापस करना पड़ा सजा के कारण। अब जो कह के आए राहुल गांधी वहां से वो बिल्कुल सही साबित हुआ क्या? अब अमेरिका में जो कह रहे हैं वो भी सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप याद कीजिए मंगलायन की जब बात हुई थी, मंगल ग्रह पे हम जो मिशन मंगल जो अपना था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, उसके कॉस्ट को लेकर के भी कुछ उन्होंने इकोनॉमिस्ट वाली बात कुछ की थी, अगर आप लोगों को याद होगा कि वो 3 व्हीलर का जो कॉस्ट है उससे कम कॉस्ट में आप वहां तक पहुंच जाएंगे, कुछ ऐसा ही कहा था। तो ये सारी बातें तो आज रख रहे थे राहुल गांधी। एक भी बात राहुल गांधी ने वैसी नहीं की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहले नहीं कही है, सिर्फ याद दिला रहे थे राहुल गांधी। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? असल में प्रधानमंत्री वास्तव में दिव्यात्मा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जो है वो दिव्यात्मा है, तो दिव्य बातें करते हैं। अब उनकी दिव्य बातें जो है वो राहुल गांधी ने लोगों को परिचित कराया है कि ये दिव्य बातें जो है हमारे प्रधानमंत्री किया करते हैं। तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगने वाली बात क्या है? मतलब जो प्रधानमंत्री कहते हैं तो वही तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा ऐसा कहते हैं। तो कहा है, अब नाले से गैस से वो चाय बनवाते हैं प्रधानमंत्री, तो ये तो कहा है प्रधानमंत्री ने। वो गणेश जी का सिर जो है वो शल्य चिकित्सा थी, वो कहा है प्रधानमंत्री ने। वो राजार जो है छुप जाता है बादलों में, वो कहा है प्रधानमंत्री ने। तो ये सारी जो ज्ञान विज्ञान की बातें हमारे दिव्य प्रधानमंत्री ने कही हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद परीक्षा पर चर्चा करते हैं। तो इतना दिव्य प्रधानमंत्री 70 सालों में ना हुआ, ना भविष्य में कभी होगा। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सवाल है राजीव जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज से परेशानी होने लगती है। अब राहुल गांधी के विरोध में ये देश विरोध पे पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2 घटनाएं हुई हैं आज अमेरिका की।
एक तो वो जो वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने जारी किया कि साहब वहाँ गलत तरीके से वो जनगण मन गाया गया। तो मध्य प्रदेश की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पैड वुमेन ऑफ इंडिया कहलाती हैं, माया विश्वकर्मा, सुकर्मा फाउंडेशन है उनका। उन्होंने फिर उसका जवाब देते हुए रिट्वीट किया, मतलब उसका जवाब देते हुए उन्होंने उसको टैग किया, कहा कि मैं वहां उपस्थित थी, राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे थे, राहुल गांधी के आने से पहले की रिहर्सल का वीडियो है और पूरा वीडियो ये है जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो खुल गया। आईटी सेल के जो प्रवक्ता जो हेड हैं उन्होंने जो है वो क्या कि साहब 1984 का जो ऐसा बोया गया है कि वो अभी वहाँ जो वो इंदिरा गांधी जो बोया कि वो उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं वहाँ। तो सुप्रिया श्रीनाथ ने पूरा जो था वो वीडियो डाला कि वो जो लोग नारे लगा रहे थे वो खालिस्तान के समर्थक थे, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो राहुल गांधी के विरोध में खालिस्तानी समर्थकों के साथ हो जाएगी खड़ी। और ऐसे नारे तो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे वहां भी लग रहे थे। अपने यहाँ नीरज चंदा जी बैठे हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने बताया था कि वहां भी जो थे कुछ खालिस्तान समर्थक पहुंचे थे, उन्होंने वहां नारे लगाए, उसके जवाब में वहां भारतीय लोगों ने नारे लगाए। ऐसा यहाँ हुआ, यहाँ भी भारत जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगे। तो राहुल गांधी तो भारत जोड़ने की बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जो वो देश तोड़ने वालों के साथ में खड़ी हो जा रही है। आखिर क्या आवश्यकता थी जो लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और खालिस्तान की बातें करके राहुल गांधी के खिलाफ अगर बातें कर रहे हैं तो उनका वीडियो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उसको जारी कर। उस वीडियो को देख लेते हैं, वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उस वीडियो को जरा देख लेते हैं जिसमें भारत जोड़ो के नारे लगे और एक झंडा खालिस्तान का दिखाया गया है। लेकिन सही आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिडनी में जो कार्यक्रम था उनका, उस कार्यक्रम से पहले और बाद में और लगातार बाहर ज़बरदस्त भीड़ वहाँ जमा थी और उस भीड़ में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और ये हम चर्चा कर चुके हैं जब नंदा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे तब। ज़रा उस वीडियो को देख लेते हैं जिस वीडियो का जिक्र यहाँ कर रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। ज़रा ले आइए स्क्रीन पे, उस देखते हैं वीडियो में क्या कुछ वहाँ हो रहा है और ख़ासकर भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सुनिए, देखिए जरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। दरअसल ये जो एक मोमेंट था जिस वक्त थोड़ा सा किसी ने खालिस्तान का जिक्र किया था और राहुल गांधी ने वेलकम कहा, उसके बाद अगर आप लोगों ने उस भाषण को सुना है तो 37 मिनट के इस भाषण में, और उसके बाद फिर ये नारेबाजी और राहुल गांधी के पक्ष में ये तमाम चीज़ें हुई। सलीम साहब के पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ। सलीम भाई, क्या इसका जिक्र भी हो रहा है क्या, जो घटना वहाँ सैन फ्रांसिस्को में और जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में खूब हो रही है? हालांकि अपने इस पूरे चर्चा में हम इस बात को नहीं लेके आ रहे थे, इसलिए नहीं लेके आ रहे थे क्योंकि जब ये बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया तक तो जाएगी ही, और आ गई ऑस्ट्रेलिया तक बात। लेकिन एक बात जो यहाँ कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आप जब खालिस्तानियों के समर्थन में बात कर रहे हैं तो क्या ये सवाल कांग्रेस के लोग तो उठाएंगे कि क्या बीजेपी के लोग खालिस्तानियों के साथ में हैं या कौन किसके साथ, इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन इसका कुछ भी वहाँ इसकी प्रतिक्रिया है क्या, ये आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, अभी तो देखें यहाँ सुबह हुई है तो इतना कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो खालिस्तानी गुट है ये करता रहा है। कई जो इंडिया से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, रैलीज होती हैं, तो वो आ जाते हैं बाहर और वो नारेबाजी करते हैं, और वो एक ग्रुप है। और अमृतपाल के सिलसिले में वो और थोड़ा सा एनर्जाइज हुआ है, लेकिन इसका कोई ऐसा खास असर यहाँ दिखता नहीं है। मेरी कई जो सिख समुदाय है यहाँ वहाँ के उनके लोगों से कई बात हुई, तो वो सब बहुत से इस ओवरसीज कांग्रेस में भी हैं। खुद एक ऑर्गेनाइजर जो हैं महेंद्रजीत सिंह जी, वो न्यूयॉर्क का पूरा उन्हीं के हाथ में है।
तो ज्यादातर लोग जो हैं सिख समुदाय के, वो जाहिर है कि वो एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट इंडिया के तरफ देखते हैं और उसके हकदार हैं, और ये बाकायदा डेटा बताता है। तो ऐसी तो जाहिर है कि ये एक आध कोई पहुंच जाएगा तो वो उसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन यहाँ जो पूरा साउथ, यहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है, उसका जो एक पूरा इस मामले में राहुल के दौरे से जो एक जुड़ाव लग रहा है, तो ये पहले मुझे, जैसे राहुल गांधी आया करते थे पहले भी, तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि वो जोश में काफी जो है बढ़ोतरी दिख रही है और खासा जोश है, और ये जाहिर है कि वो भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक विक्ट्री जो है, प्लस जिस तरह के माहौल है इस वक्त भारत में, जैसी पॉलिसीज हैं, जैसा लोग हर सेक्टर में कहीं भी आप देख लें तो परेशानी का सा माहौल है, तो वो जाहिर है कि जुड़ा हुआ है, डायस्पोरा पूरा जुड़ा है बैक होम से, और वो जाहिर है अपनी परिवार वालों से टच में रहते हैं, तो वो सारी चीजें लेके विचलित करता है यहाँ पर डायस्पोरा को भी कि भाई ये क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, ये कहाँ आ गए, इस तरह की बातें। तो जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ा जोश है, और वॉशिंगटन के बाद न्यूयॉर्क में जगह जगह जो उन्होंने पोस्टर्स बैनर्स लगाए उसमें भी लोग फोटोज ले रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और जाहिर है कि बहुत सी जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टाइम मिले। जो लॉ मेकर्स का है उस तरफ मैं ज्यादा देखना चाहता हूं कि लॉ मेकर्स जो वॉशिंगटन में इनकी मुलाकात होगी, सेनेटर्स हो, कांग्रेसमैन हो, तो वो क्या कहते हैं, किस हद तक बातें करते हैं, क्योंकि इन्होंने टोन तो सेट कर दिया है कि भाई क्या करेंगे ये आगे पूरे अपने दौरे में। जो जिस तरह की स्पीच थी उनकी, बड़ा खुल के वो जैसा उनका अंदाज है, तो कैम्ब्रिज के बाद जो ब्रूहाहा, जो बवाल मचा, तो उससे कुछ लगता नहीं है कि वो कुछ डरे। उन्होंने बड़े उसी तरह से जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया। तो अब ये जाहिर है इंडिया में मीडिया के साथ बीजेपी जिस तरह के भी उसको टर्म करे, जिस तरह का भी उसको रंग शक्ल देने की कोशिश करे, वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत बयान कर रहे हैं राहुल गांधी साहब, और ये सारी चीजें वो और खुल के और एक बड़े नपे तुले अंदाज में मुझे लगता है कि कांग्रेसमैन और सेनेटर्स से भी इंटरैक्शन में रखेंगे। तो वो सब चीजें मैं समझ रहा हूँ कि वो बड़ी अहमियत रखती है। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिर यहाँ हार्वर्ड क्लब में, न्यूयॉर्क में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक क्लब होता है हार्वर्ड क्लब, तो वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल से वो इंटरेक्ट करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। और कम्युनिटी जो अपनी एंटरटेनमेंट की है यहाँ पर, जो इंडियन अमेरिकन हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उन लोगों से भी, आर्टिस्ट से सब मुलाकात करेंगे, तो ये सब भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी होगी। लेकिन नेशनल प्रेस क्लब अगेन, जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है वॉशिंगटन डीसी में, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोदी जी का नाम तो एक साथ बहुत ही कम सुना गया है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने नहीं की। तो राहुल गांधी जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ते, वो हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो अपना आ जाते हैं और खुल के जवाब देते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और मीडिया भी, अब आप देखें अगर खबरें, तो एलए टाइम्स का अगर आप देखें, जब भारत जोड़ो यात्रा का मामला था, तो एलए टाइम्स में बाकायदा ये लिखा गया था कि भाई क्या ये डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, इनकी ये इस तरह की जो मूवमेंट है राहुल गांधी साहब की इंडिया में डेमोक्रेसी। तो इतना यहाँ पर चाहे मीडिया हो, स्टेट डिपार्टमेंट के लेवल से आपने देख ही लिया है। दूसरा जो एक बयान भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो अदालत के मामले में कहा था कि भाई इनका जो केस चल रहा है राहुल गांधी का, तो स्टेट डिपार्टमेंट का बाकायदा ये बयान था कि भाई वी आर वॉचिंग इट, मतलब हम देख रहे हैं, और ये कोई ऐसे ही हवा में बयान नहीं होता है कि वो देख रहे हैं, तो उनकी नजर है उस पर। और इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि वो जो प्रक्रिया जिसमें कि इनको डिस्क्वालीफाई करना, फिर बिल्कुल सीन से हटा देना, तो ये सब भी वो जाहिर है कि सब समझते हैं क्या हो रहा है। तो लॉ मेकर्स का फिर मैं कहूंगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं उस तरफ देख रहा हूं कि क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, टोन क्या होगा, क्या शब्दों का चुनाव होगा, और उसके बाद क्या रिएक्शन होता है लॉ मेकर्स का, क्या कहते हैं सेनेटर्स। बिल्कुल, राहुल गांधी ने टोन तो सेट कर दिया है, और जहां से छोड़ा था यानी कैम्ब्रिज और लंदन में जो राहुल गांधी ने जो बातें रखी थी, वहीं से वो आगे बढ़ते हुए और बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब वो अमेरिका पहुंचे हैं, सैन फ्रांसिस्को में आज राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें यहाँ हम लोग कर रहे हैं राहुल गांधी की इस यात्रा पे, और यहाँ हिंदुस्तान में उस पर जो रिएक्शन, प्रतिक्रियाएँ हैं। देखिए, जो सलीम साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात कही। मैं अपने शिक्षक जीवन से ये बात सीखा, टीचर्स दो प्रकार के होते हैं।
एक वो टीचर्स होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जिनको डर होता है कि स्टूडेंट्स कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ ले, वो क्लास के अंदर आतंक पैदा करते हैं और किसी को प्रश्न नहीं पूछने देते, नोट्स लेके आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो दूसरी कैटेगरी के होते हैं, वो कहते हैं बच्चों से, और मैंने अपने जीवन में हमेशा इसका पालन किया, जितने प्रश्न पूछोगे मेरे में सुधार होगा, मेरे को प्रेरणा मिलेगी, मैं और सीखूं, और हम एक अच्छे मित्रों की तरह बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये दो नैरेटिव राजीव जी बन रहे हैं। एक राहुल गांधी हैं, खुलेआम चर्चा कर रहे हैं, एक प्रश्न उन्होंने एक्स्ट्रा पूछने के लिए कहा कि पूछिए पूछिए, खत्म हो गया, लेकिन एक प्रश्न और पूछिए। और एक व्यक्ति है जो मन की बात करता है, कोई प्रश्न नहीं पूछने देता, जो रट रटा के आता है, जो लिख के लाता है, नोट्स बना के लाता है, बोल के चला जाता है। ये जो नैरेटिव है, ये मेरे ख्याल से वेस्ट को कतई पसंद नहीं आएगा, उसको ये पसंद आएगा, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जितना भी आपस में म्यूचुअल डिस्कशन हो, उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, उतना समाज के लिए अच्छा है और सब लोगों के लिए अच्छा है। तो ये जो नया नैरेटिव राहुल गांधी बना रहे हैं, एक व्यक्ति मन की बात करता है और एक व्यक्ति है जो सबकी बात सुनकर फिर उसमें डिस्कशन करके निष्कर्ष की तरफ पहुंचता है। दूसरा जन की बात करता है। मीनू जी, ये जन की बात अभी राहुल गांधी यूएस में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ हम देख रहे हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, और आप तो सोशल मीडिया पे खूब रहती हैं, और अभी चर्चा कर रहे थे, अभी बात रख रहे थे जब अमलेंदु उपाध्याय जी तो बता रहे थे कि जनगण मन को लेकर के जो बातें हुई, यानी अपने राष्ट्रगान को लेकर के क्या कुछ, क्योंकि इसलिए भी अभी 5 दिनों में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत कुछ अभी शायद 2-3 बार हम लोगों को चर्चा 2-2 घंटे चर्चा करना पड़े, क्योंकि बहुत तेज़ी से ट्रोल आर्मी और सोशल मीडिया पे काम चल रहा है, और चूंकि आप उसको बहुत नज़दीक से देखती हैं, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा इस पे। राजीव जी, देखिए, आपने जो राहुल गांधी के ही बारे में हम फोकस हैं इस वक्त उनके ऊपर ही। देखिए, जो सलीम रिजवी साहब ने भी बताया कि वहां एक अजब तरह का उत्साह, जो वो कह रहे हैं कि पहले नहीं हुआ करता था, तो उसमें राहुल गांधी, ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि वो इंटरेक्शन कर रहे हैं विदेशी छात्रों से या विदेशी लोगों से या एनआरआई से। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान भी राहुल गांधी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में उनका ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ, और उसके बाद वो गए भी, और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी और यूके की यूनिवर्सिटीज में भी उनका इंटरेक्शन हुआ। राहुल गांधी लगातार करते रहे, और उसके बाद जो ये भारत जोड़ो यात्रा आई है, देखिए, जन की बात वाली जो बात है, जो इंडिया के लोगों को तो उसने अंदर तक रस से सराबोर कर दिया, मतलब अंदर तक भीगी हुई है जनता उस यात्रा से। वो जो फॉरेन में जो इंडियन डायस्पोरा है, उसमें खासकर युवा भी है, और जो हर जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी का जो डिमीनर देखा, कि उन्होंने देखा कि भाई ये तो एक जो उनकी क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, देखिए, जो रह रहे हैं अमेरिका में या यूके में या अदर इन कंट्रीज में, उनमें अधिकतर कंट्रीज में जो एक नेता की जो उनके सामने एक छवि होती है, उससे मिलती जुलती छवि उनको राहुल गांधी में दिखाई देती है। वो मोदी में उनको दिखाई नहीं देता है। उनको लगता है कि यस, दिस इज द लीडर शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। तो उनको लगता है कि अरे, भारत में भी एक ऐसा लीडर है जो एक्सेसिबल है, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो खुल के सामने आया कि हर किसी को गले लगा लेता है, कोई भी जाके उससे बात कर लेता है, कोई कितना कंपैशनेट है, कितना डेमोक्रेटिक है और कितना ट्रांसपेरेंट है। तो जो एक लीडर की डेमोक्रेसी में परिभाषा होनी चाहिए, उसमें राहुल गांधी बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा ने जो इंप्रेशन छोड़ा है, उसका डिविडेंड इन 5 दिनों में राहुल गांधी को मिलेगा। जैसा कि सलीम रिजवी साहब बता रहे हैं कि टिकट्स बुक हो चुकी है, नहीं मिल रहे हैं लोगों को, एंट्री नहीं मिल पाएगी, तो मुझे लगता है कि वहां भी रैम्पेज हो सकती है उनका साथ पाने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि रिजवी साहब ने बोला कि भाई चाइना के वजह से साधना चाहते हैं बाइडेन मोदी जी को। भाई, बाइडेन साहब का या तो पूरा तंत्र काम ठीक से नहीं कर रहा है, यहाँ तो मोदी जी बोलते नहीं है चाइना के खिलाफ कुछ भी। लाखों किलोमीटर जमीन उनके कब्जे में आ गई है, ले गया है चाइना, और मोदी जी चुप है। वो कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुस के बैठा हुआ है, तो वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कितना भी चाइना, जिसको कहते हैं कि कितना भी कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, मोदी जी ने तो वो हाल बना रखा है अपना।
तो मोदी जी तो, मुझे तो आई डाउट कि मोदी जी किसी काम में आएंगे वो चाइना से को काउंटर करने में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को तो रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसी को, कि अगर वो मोदी जी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो यही मेरा कहना था राजीव जी। प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, थोड़ा सा इसमें मैं चाहूंगा कि आप जोड़ें इसमें अपनी बात। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भरोसा भारत पे है, और भारत एक रीजनल पावर है और दुनिया की बैलेंसिंग पावर है जियोपॉलिटिक्स में। तो मोदी जी तो एक किरदार हैं, तो जो इज्जत उनको मिलती है सब जगह पे वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मिलती है। तो दूसरा डायस्पोरा जो है, देखिए राजीव जी, वो बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं कह रहा था कि कांग्रेस ने उसको छोड़ दिया। मैं सलीम साहब की सब बातों से सहमत हूँ कि अमेरिका को ज़रूरत है इंडिया की चाइना के बारे में, उनकी प्रायोरिटी सेक्टर है जियोपॉलिटिक्स का। यूक्रेन के मामले में ज़रूरत है, बहुत सारे मामलों में जियोपॉलिटिकल मामलों में भारत की ज़रूरत है, क्योंकि और क्वाड में भारत एक बड़ा पिलर है 4 मेंबर्स में, तो भारत की ज़रूरत है। तो दूसरा ये कि देखिए उसको अवॉइड नहीं कर सकता इंडिया को अमेरिका, और वो बड़ा बाजार है, वो सब बातें हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। मैं क्यों कह रहा था कि कांग्रेस ने एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी छोड़ी हुई थी। डायस्पोरा राजीव जी इतना ताकतवर है कि इसी डायस्पोरा में ने 2005 में नरेंद्र मोदी का वीजा कैंसिल करवा दिया, और कोई डेमोक्रेट सरकार नहीं थी, जॉर्ज बुश थे। तो डायस्पोरा, और कोई वो 2005 में सोशल मीडिया भी नहीं था। मैं उस कैंपेन को देख रहा था, उस वक्त वो ईमेल से चल रहा था, कैंपेन अगेंस्ट जेनोसाइड या ऐसा कुछ उसका नाम था, और वो एनआरआई चला रहे थे। तो ये डायस्पोरा बहुत ताकतवर है वहाँ पे। जो वॉशिंगटन प्रेस क्लब में वो जाएंगे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक है, क्योंकि देखिए वो प्रेस क्लब में एक एनुअल डिनर होता है, सलीम साहब जानते होंगे, एनुअल डिनर होता है, वहाँ प्रेसिडेंट जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाता है उस डिनर में, और वो इनफॉर्मल बातचीत होती है, बल्कि प्रेसिडेंट को रोस्ट भी करते हैं वो लोग। ओबामा ने तो एक बहुत फनी वीडियो बनाया था, मुझे याद है, उसी प्रेस क्लब के डिनर में। और राहुल गांधी जब जाएंगे तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हम सब यहाँ पे ज़्यादातर लोग पत्रकार हम जानते हैं कि एक डीप ब्रीफिंग होती है, इनफॉर्मल सेशन होता है, बाद में बहुत सारे पत्रकारों से दोस्ती होती है, इनफॉर्मल बातचीतें होती हैं। ये वो पत्रकार वहाँ पे राहुल गांधी से मिलेंगे जो कैपिटल हिल में जाते हैं, जो व्हाइट हाउस में जाते हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट में जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो एडवोकेसी की वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि एक एक्सेप्टेंस बनता है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अमेरिका का ज़ीरो रोल है भारत की डेमोक्रेटिक इंटरनल पॉलिटिक्स में या डोमेस्टिक अफेयर्स में, लेकिन बहुत सारी बातें जिसमें इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अभी एक मामला चल रहा है कि आज ही जब अमेरिका में सुबह हुई है, तो वहाँ पे फेसबुक की जो कंपनी है मेटा, उसकी जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है। उसमें प्रपोजल नंबर 7 है जो भारत में हेट स्पीच के बारे में है। अब ये इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे उसकी लॉबिंग कर रहा है, और अगर वो शेयर होल्डर में कामयाब हो गए तो भारत में फेसबुक का रवैया बदल जाएगा कुछ अगले हफ्तों के अंदर। और वो नहीं भी कामयाब होते हैं तो इतना बड़ा असर वो डाल रहा है, ये पूरा कैंपेन जो चल रहा है वो फेसबुक की जो नीतियां हैं उस पर असर डालेगा। फेसबुक डिफेंसिव है। फेसबुक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहना पड़ा कि उस प्रपोजल के खिलाफ वोट करो। सोचिए कितनी ताकत है डायस्पोरा में। तो और दूसरा क्या है, एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो शहरों के हम नाम सुनते हैं, लॉस एंजलिस टाइम्स की बात अभी कर रहे थे सलीम साहब, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, ये वो स्टेट्स हैं, ये वो शहर हैं या वो जगहें हैं
सिलिकॉन वैली है, जो अमेरिकन ब्रेन जहाँ पे बैठता है, जो अमेरिका का थिंक टैंक है, जहाँ पे अमेरिका के इन्फ्लुएंसेस बैठते हैं, जो वहाँ की नीतियों को, मीडिया को, नैरेटिव को प्रभावित करते हैं, ये सारा अमेरिका जो है वो ब्लू अमेरिका है। ब्लू अमेरिका का मतलब वो अमेरिका जहाँ पे प्रोग्रेसिव फोर्सेस जीतती हैं चुनाव। वो टेक्सास नहीं है जहाँ पे रिपब्लिकन का होल्ड है, ये वो अमेरिका है जो प्रोग्रेसिव अमेरिका है। और इसलिए राहुल गांधी का इंटरेक्शन एक बड़ा विमर्श पैदा करेगा अमेरिका के अंदर, और अगर वो पैदा होगा तो वो बाकी दुनिया में भी जाएगा, और उससे वो चीज़ें ट्रेवल होकर भारत में आती हैं। तो एक जो माहौल बनता है, जो इकोसिस्टम क्रिएट होता है, उसकी बात है। कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं तय कर सकता कि भारत में सरकार किसकी आए। राजीव जी, बिल्कुल। राहुल गांधी जब आज भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने अभी जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है उसका जिक्र भी किया उन्होंने। हालांकि उसमें सिंगोल का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ अखबारों में आज देखिए तो मीडिया में कि सिंगोल को लेकर के अपमानजनक बातें राहुल गांधी ने कही हैं, ये खबर चल रही सुबह से। ज़रा आना चाहता हूँ एक बार फिर से, अब बस क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं। और प्रोफेसर रविकांत जी, हम लोगों ने खूब चर्चा की संसद भवन को लेकर के, और राहुल गांधी अगर अमेरिका में चर्चा कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? बात तो होनी चाहिए। और जब जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री की एक दूसरी छवि को वहाँ पर बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और विपक्ष के नेता हैं, करना भी चाहिए उनको, तो उसमें क्या बुराई है? अरे राजीव जी, बुराई ये है कि विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि मोदी जी अगर उसको देख रहे होंगे तो कितनी ईर्ष्या हो रही होगी, और कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, कितना बिट है उनकी भाषा में, किस तरह से वो सीधे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। दिक्कत यहां है, ये जो पूरी ट्रोल आर्मी है जिसके दिमाग में, और राहुल गांधी ने जो कहा ना कि ये अहंकार होना कि हम सब कुछ जानते हैं, एक डिजीज है, बीमारी है। यहां भी बहुत सारे लोगों को वो बीमारी है कि राहुल गांधी कुछ भी बोले, नहीं वो ठीक नहीं है, मतलब राहुल गांधी ठीक नहीं। ये बीमारी इस देश के कुछ लोगों को, ट्रोल आर्मी को हो गई है। राहुल गांधी कुछ भी कहेंगे वो उनको कड़वा लगेगा, इसलिए वो दिक्कत है। और मैं तो इसको इस रूप में देख रहा हूं राजीव जी कि राहुल गांधी इस समय प्रवासी भारतीयों के नए हीरो बनकर के उभर रहे हैं। मुझे तो याद आता है जवाहरलाल नेहरू का वो टाइम, आजादी के आंदोलन के दरमियान जिस तरह से वो विदेश नीति को जान समझ रहे हैं, तमाम ऐसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, उस तरह की ट्रेनिंग पूरी राहुल गांधी के पिछले वर्षों में हुई। और आज जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की काबिलियत आप देखिए उन अल्फाजों में कि वो भारत को तो समझ रहे हैं, भारत की लीडरशिप को, राजनीति को, और जो जो उन्होंने बातें कही हैं। और एक और कहा जाता है कि साहब भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं हुआ। अब कर्नाटक में जो परिणाम आए उसके बावजूद वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अमेरिका में भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, वहां के तमाम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सवाल राहुल गांधी से उसके संदर्भ में, तब भी भक्तों को नहीं समझ में आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर हुआ है। वहां भी राहुल गांधी ने बात की है कि साहब हमने क्यों दक्षिण से उसको शुरू किया, क्योंकि सारे संस्थानों पर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और राहुल गांधी विपक्ष के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि आरएसएस को भी काउंटर कर रहे हैं। इस देश में दो की आप आलोचना नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की। बाकी आप राजनाथ सिंह की आलोचना कीजिए, नितिन गडकरी की आलोचना कीजिए, तो ट्रोल आर्मी आपके पीछे नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही आप इन दो की आलोचना करेंगे, वो पूरी ट्रोल आर्मी, वो पूरा मीडिया तंत्र लग जाएगा आप फिर से एक तरह से उनकी नेगेटिव छवि बनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं और ये बेहद अच्छा हो रहा है। जितना बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट करेगी, राहुल गांधी उतना ही ज्यादा आगे जाएंगे, उतनी ही उनकी शख्सियत, उनका ही उतना ही व्यक्तित्व और उनकी जो वैचारिकी है वो खुल करके सामने आएगी।
और जितनी जिंदा दिली और हिम्मत के साथ राहुल गांधी सामाजिक न्याय के सवालों पर बात कर रहे हैं, और इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के नए हीरो हैं, और जितने बुनियादी तौर पर वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उतना विपक्ष का कोई लीडर भी नहीं। और आज की तारीख में जो लोकप्रियता राहुल गांधी की है वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों में। नो डाउट कि नरेंद्र मोदी आज भी सवर्ण तबके में उतने ही लोकप्रिय हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो गेन किया है इस बीच में, वो वही दलित वंचित तबका है जिनके सवालों को लगातार राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। और जितना राहुल गांधी पर अटैक होगा, ये समाज उतने ही मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा, और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्लोजिंग चाहूँगा, क्लोजिंग कमेंट इधर शकील अख्तर जी हमारे साथ बने हुए हैं। शकील अख्तर जी, हमने कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट में भी देख लिया है, जो बात यहाँ रख रहे हैं, दलित समाज, वंचित समाज जो है, अल्पसंख्यक समाज, फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी आदिवासियों की तो 15 में से 14 सीटें मिली हैं, बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, और 36 सीटें जो एससी की हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की हैं, उसमें से 21 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, और आप देखिए 12 सीटें जबकि बीजेपी के पास में हैं। और आप देखिए कि ये भारत जोड़ो यात्रा की जो बात अभी हो रही है, और उसका जिक्र वहाँ भी अभी कह ही रहे थे, सलीम रिजवी साहब भी कह रहे थे कि, और इसको लेकर के चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की एक लोकप्रियता भारत जोड़ो के बाद जो बढ़ी है, वो भी विदेशों में दिखाई दे ही रहा है। किस रूप में, कैसे आप देखते हैं कि अब यहाँ जबकि अब चुनाव है, बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है, राज्यों के चुनाव के अलावा 2024 का चुनाव, और उसमें एक ये नैरेटिव तो सेट हो गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा है, और उसका नाम है राहुल गांधी, जो 2019 में ये चेहरा सामने नहीं आता था, मीडिया के जरिए भी नहीं सामने दिखाई देता था। अब यहाँ से अगले 5 दिन राहुल गांधी हैं अमेरिका में, अमेरिका की बात हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ से 2024 के चुनाव में और राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, अमेरिका से आने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कुछ हासिल उन्होंने किया था, और कुछ हासिल होता हुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए राजीव जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि आज एक चेहरा है मोदी जी के सामने। पिछले 9 साल से वो एक ही सवाल पूछते रहे कि ठीक है मोदी नहीं तो कौन, मोदी के सामने कौन। और आज ये जो राहुल का चेहरा आया है, तो ये राहुल का चेहरा उनका खुद का चेहरा है, और एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि आज अमेरिका में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, तो किस हैसियत से बोल रहे हैं। वो सांसद नहीं, वो पार्टी में कोई पोजीशन नहीं रखते हैं, वो एक नेता के तौर पे, हिंदुस्तान के एक मास लीडर के तौर पे अमेरिका में बात कर रहे हैं, और अमेरिका उनको सुन रहा है जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज अभी एक आपको हम घटना बताएं, आपको ये बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है दिल्ली आया हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर पीसीसी के अध्यक्ष हैं और बाकी सारे बड़े नेता हैं, 20-25 लोग हैं। तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले, जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनसे भी मिले। तो क्या बात हुई? जाहिर है कि जम्मू कश्मीर से आए तो वहाँ के हालात के बारे में बात हुई, और उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर का जो नेता आए थे, उन्होंने बताया कि बीजेपी वहाँ बहुत डरी हुई है। क्यों डरी हुई है भाई? कह रहे राहुल की यात्रा से। यही जो आप राहुल का जिक्र कर रहे थे, तो राहुल की जो यात्रा कन्याकुमारी से चल के कश्मीर पहुँची, उसका असर ये है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव होंगे, उन्हीं के साथ बीजेपी कश्मीर के चुनाव करा लेगी। लेकिन अब कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि शायद अब चुनाव नहीं होंगे। कारण नंबर 2, वो लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की वहाँ हत्या हुई है, और मोदी जी चाहे दुनिया भर में कुछ भी कहें, लेकिन कश्मीर की स्थिति सुधर नहीं रही है, वहाँ वो माइनॉरिटी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे अभी चुनाव की कोई संभावना नहीं है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि साहब शेष भारत में एकता कितनी होगी विपक्ष की, अभी हमको नहीं मालूम, लेकिन कश्मीर के अंदर वहाँ जनता का प्रेशर हमारे ऊपर इतना है कि हम सारे लोग बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
जनता वहाँ पे सिर्फ बीजेपी को हराना चाहती है। और नंबर 4, जो राहुल गांधी की लोकप्रियता की आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर दोनों जगह सब लोग ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन गए। उन्होंने जिस बहादुरी के साथ हमारे यहाँ पैदल चलते हुए यात्रा करी, आप देखिए उस वक्त हम लिख रहे थे लगातार इसको, जब वो लखनपुर बॉर्डर से पहुँचे अंदर, तो हमने लिखा था कि ये यहाँ से श्रीनगर तक पैदल जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर हाईवे जो है 300 किलोमीटर है, इतना ख़तरा है वगैरह, बहुत सारी बातें हम जो उसके बारे में लिख रहे थे। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो है हमसे थोड़ी बहस भी करने लगे थे, कह रहे थे कि नहीं साहब पैदल नहीं जाएंगे, वो ऐसे जाएंगे। तो खैर, तो वो पैदल गए और ये बात लोगों को वहाँ पे बहुत प्रभावित कर गई। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी उसी जगह पे जाके जहाँ पर ये घटना घटी थी। जी, और वहाँ फारूक अब्दुल्ला ने आकर कहा था कि इससे पहले हमने पढ़ा था, हमें मालूम नहीं है कि आदि शंकराचार्य इस तरह चलते हुए आए थे। बहुत बड़ी बात कही थी जी। और आज आदि शंकराचार्य को आज राहुल ने भी वहाँ याद किया सैन फ्रांसिस्को में। तो देखिए आप कि ये सारी जो बातें हैं ये बताती हैं कि राहुल एक व्यक्ति के तौर पे अपने आप को साबित कर चुके हैं। अभी हम अमेरिका की बात कर रहे थे, मोदी जी वहाँ जाते हैं तो मोदी जी का सब बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे उनका स्वागत होता है, उनकी बात सुनी जाती है जी। लेकिन नेहरू जी जब जाते थे तो एक प्रधानमंत्री के तौर पे तो ठीक है, नेहरू की हैसियत से भी अमेरिका में सुने जाते थे और विदेश में सुने जाते थे। ये स्थिति एक बहुत अलग किस्म की स्थिति होती है। एक प्रधानमंत्री कोई भी किसी भी देश का होगा, कहीं भी जाएगा उसकी बात सुनी जाएगी, जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। लेकिन व्यक्ति के तौर पे अपनी ऐसी स्थिति बनाना, और जो आप यात्रा का जिक्र कर रहे थे, उस यात्रा ने राहुल को, जो राहुल खुद ही बता रहे हैं इस बात को, हम नहीं कह रहे, कि राहुल को एक इतना कॉन्फिडेंस दिया है, जो राहुल खुद कह रहे हैं कि मुझे समझ में आया कि लोगों की बात सुनने से ही आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो राहुल एक ग्रेट लिसनर बन रहे हैं, और इससे पहले ऐसे ग्रेट लिसनर हमने राजीव गांधी जी को देखा था, उनसे बड़ा लिसनर तो हमने कोई देखा ही नहीं। वो पूरे दिन भर, यही आज सैम पित्रोदा जी आप देख रहे थे कि राहुल के बगल में खड़े हुए थे तो हमें वो दिन याद आ रहे थे, ऐसे ही वो राजीव गांधी जी के बगल में खड़े होते थे, ठीक ऐसे ही बिल्कुल जी, और उसी तरह बात सुनते थे। तो आज राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका जो पहला दिन है, जो आपने कहा था कि आगाज़ बहुत अच्छा है और अंजाम इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये आज का पहला दिन जो है राहुल गांधी ने वहाँ पे बहुत अच्छा बिताया और वहाँ से लोगों को बहुत प्रभावित किया। जी बिल्कुल, आगाज़ जब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, और उसकी उम्मीद सबको है कि अंजाम भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ सबको, हम जैसे लोगों को तो इंतज़ार उस दिन का है जब राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे और वहाँ से बहुत कुछ निकल के बातें आएंगी। बाकी तो ठीक है, चर्चा करेंगे। और न्यूयॉर्क में तो हमारे साथी सलीम रिजवी भाई बैठे हुए हैं ही, और वहाँ जो कुछ हो रहा है, अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, तो रिजवी साहब बता ही रहे हैं आप लोगों के बीच। हम इनके ज़रिए भी बहुत कुछ बताएंगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी लगातार 5-6 दिनों तक राहुल गांधी वहीं पे हैं। लेकिन वाशिंगटन डीसी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे देश के लिए, राहुल गांधी के लिए। और इसके बाद आगे जो एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर दिख रही है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आप हटा नहीं सकते, जो कर्नाटक के चुनाव के दरमियान हटा दिया गया, जब रिजल्ट वाले दिन या उससे पहले जिस दिन एग्जिट पोल आया था। तो क्या अब 2024 में किसका चेहरा लगाओगे? एक चेहरा सामने नज़र आ रहा है, वो राहुल गांधी है, और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे ही। और उससे पहले अभी 20-21 तारीख को जब जो बाइडेन के साथ रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उससे पहले वहाँ बहुत कुछ हो रखा होगा अमेरिका में, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ से लौट के एक सामान्य इंसान, सामान्य जन के नाते लौट के आ चुके होंगे। जैसा अभी शकील अख्तर जी भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, राहुल गांधी एक कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके ऊपर एक सज़ा है, 2 साल की सज़ा हुई है उनको, जिस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। और ये जून का महीना कल से शुरू हो रहा है, और इसी महीने गुजरात हाई कोर्ट से जो भी फैसला आए, अगर फैसला उनके पक्ष में जाता है तब, नहीं जाता है तब कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
इस चर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर सलीम रिजवी साहब आपको, क्योंकि आप लंबा वक्त और सुबह सुबह आपको जगा करके हमने आपको बैठा दिया और आपने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि चाय की प्याली के साथ भी नहीं बैठे हैं आप, आपको चाय की तलब लग रही होगी। चाय पीजिए जल्दी से जल्दी, और आगे भी हम आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, खासकर राहुल गांधी जब तक हैं तब तक तो ज़रूर, और इसके बाद प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तब भी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, मीनू जैन जी हैं। मीनू जी आपको बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी बने हुए हैं, प्रशांत टंडन जी बने हुए हैं हमारे साथ में, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर स्टूडियो में हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार आप लोगों ने रखे, और लगातार मैं देख रहा हूँ आप तमाम साथी जो अपने कमेंट के ज़रिए इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जुड़ करके अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं।